हेलो दोस्तों, आप सभी को वेदिका द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम लोग दिसंबर 25, 2020 के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखने वाले हैं। आज का पहला आर्टिकल है इकोनॉमिक रिवाइवल बीटिंग प्रेडिक्शंस, आरबीआई बुलेटिन। तो इस आर्टिकल को हम लोग आरबीआई बुलेटिन जो जारी किया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से, तो उसमें जो विचार बताए गए थे उसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आरबीआई बुलेटिन में ये कहा गया है कि देश में हो रहे आर्थिक जो भी प्रक्रिया चल रही हैं दूसरे दूसरे सेक्टरों में, उन्हें देखा जाए तो जो भी इकोनॉमिक रिवाइवल के बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे सेक्टर जो प्रेडिक्शंस कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था काम करने वाली है। तो इसमें और कुछ विचारों पे बात किया गया है, जैसे कि सरकार के जो भी फिस्कल मेजर्स होंगे और सरकार की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गई, या फिर देश में हो रहे हेल्थ क्षेत्र में और क्या काम करने की आवश्यकता है ताकि पैंडेमिक के दौरान हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और भी अच्छे से बढ़ पाए। तो पहला तो ये कहा गया है कि जैसे कि जो रिवाइवल हमें देखने को मिल रहा है वो प्रेडिक्शन से ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, अगर देश के जो भी एफर्ट्स अभी हो रहे हैं सभी क्षेत्रों में, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इनको सबको देखा जाए तो ग्रोथ जो है सस्टेनेबली बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सरकार के फिस्कल इनिशिएटिव्स पे अगर देखा जाए तो सरकार को काउंटर फिस्कल मेजर्स को ज़्यादा अवलंबन करना होगा या ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, इसके बारे में बातचीत की गई है। तो काउंटर फिस्कल मेजर्स क्या होती हैं? काउंटर फिस्कल मेजर्स होते हैं कि जब भी आर्थिक मंदी या इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा जा रहा है तो उसको फिर से रिवाइवल करने के लिए ज़्यादा स्टिमुलस देना या ज़्यादा इनपुट देना, उसकी वजह से हम लोग इसे काउंटर फिस्कल मेजर्स कहते हैं या काउंटर साइक्लिकल मेजर्स में यूजुअली ज़्यादा सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स नहीं होता है, लेकिन उल्टा होना चाहिए क्योंकि सरकार उसे पुश करने की आवश्यकता है। तो काउंटर फिस्कल मेजर्स के बारे में सरकार को यहाँ पे एक सुझाव दिया जा रहा है। दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आप सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी वजह से या उसके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उससे आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। जैसे कि SC/ST स्कॉलरशिप हो गया, या बिजनेसमैनों को दे रहे सब्सिडीज़ हो गए, या उसके इंटरेस्ट सब्सिडीज़ हो गए, या किसानों को दे रहे सब्सिडीज़ हो गए, ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिया जाता है। तो आज पोस्ट कोविड-19 के बाद इन क्षेत्रों में या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और ज़्यादा बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आप कुछ कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके वजह से या उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको रिटर्न्स मिलने के अवकाश हैं या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो वहाँ देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हेल्थ, सोशल हाउसिंग, एजुकेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्षेत्रों में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है ताकि एक इंक्लूसिव इकोनॉमी को हम बढ़ोतरी दे सके। आज देश में हेल्थ और पैंडमिक के विषय में जो भी सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है उसे देखा जाए तो स्टिमुलस इम्पैक्ट और ज़्यादा ही हमारी आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारे विचारें आरबीआई बुलेटिन में कहे गए हैं। तो ये तो एक क्लियर होता है कि पोस्ट कोविड-19 के बाद जो भी आर्थिक व्यवस्था में रिवाइवल के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं उनमें एक पॉजिटिव नोट देखने को मिलेगा। अगला आर्टिकल है यूनियंस बॉयकॉट कंसल्टेशन ऑन ड्राफ्ट रूल्स फॉर लेबर कोड्स। जैसे कि हम सबको पता है सरकार ने लेबर कोड्स जारी किए हैं वेज के हिसाब से, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इन चारों कोडों के जो भी रूल्स अभी फाइनलाइज करने हैं उन्हें कंसल्टेशन या मीटिंग के दौरान किया जाता है। तो उस मीटिंग में 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों को इन्वाइट किया गया था, जिसमें से 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने अपोज किया है उस मीटिंग को अटेंड करने के क्वेश्चन से। कहा गया है कि ये जो रूल्स बनाने के मीटिंग में सिर्फ एक दिन का प्रावधान दिया गया है। जैसे कि अभी जो मीटिंग होने वाला था वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड रूल्स और वेजेस रूल्स पे होने वाला था। अगला मीटिंग सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के विषय पे जनवरी 12 तारीख को और आयोजित किया गया था। तो इतने सारे जो यूनियंस अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट बिल है जो देश के इंडस्ट्रियल व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव लाएगा, तो उसके लिए सिर्फ एक दिन के मीटिंग में कैसे सारे रूल्स फाइनलाइज किए जाएंगे, इस विषय पे इन यूनियन के सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने अपनी एक अपोजिशन व्यक्त की है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से ये दरख्वास्त करेंगे कि ट्रिपाटाइट कंसल्टेशन प्रोसेस जो होता है उसमें वायलेशन हो रहा है भारत देश में, और इस विषय पे सरकार को सोचने की आवश्यकता है।
आज का अगला आर्टिकल है द फार्मर्स प्रोटेस्ट ट्रुथ्स एंड हाफ ट्रुथ। जैसे कि हम सबको पता है, सरकार और किसानों के बीच में जो फार्म बिल्स के संबंधित अभी जो क्राइसिस चल रहा है, तो उन विषयों पे बहुत सारी चर्चाएं एमएसपी के विचार पे या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विचार पे, जो सरकार सब्सिडीज दे रही है उन विषयों पे बहुत सारे चर्चाएं हो रही हैं। और जब भी कोई डिबेट होता है तो उनमें कुछ सच होते हैं, कुछ आधे सच होते हैं और कुछ सच ही नहीं होते हैं। तो इस आर्टिकल में लेखक ये प्रस्तुत करने की प्रयत्न कर रहे हैं कि आखिर सच क्या है किसानों की तरफ से, और सरकार जो कह रही है उसमें सच क्या है, और किसानों की जो मांग है उनमें आधा सच क्या है, और सरकार की जो रिकमेंडेशंस या सरकार की जो बातें हैं उनमें आधा सच क्या है। तो इन चारों विषयों में या इन चारों डायमेंशन में हम इस आर्टिकल को देखने वाले हैं। तो पहले तो किसानों की सच्चाई के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में 45% ज़्यादा गेहूं और जो चावल की मात्रा में बढ़ोतरी है या प्रोडक्शन है, उसका मेजर कारण है एपीएमसीज और एमएसपी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में स्टार्ट करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे, जब तब की समय में फूड स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा थी और देश में फूड सरप्लस लाना बहुत ज़रूरी था। तो एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एपीएमसी मंडीज जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने लगे किसानों को, ताकि वो ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर सकें। और वहाँ के मतलब पंजाब और हरियाणा रीजन के जो किसान थे वो पॉलिटिकली एलाइड थे, बहुत ज़्यादा ऊपर थे, पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे। तो तब वो लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को सही ज़्यादा उपयोग किया और वीट और पैडी प्रोडक्शन या वीट और चावल के प्रोडक्शंस में बहुत ज़्यादा हमने बढ़ोतरी देखी। लेकिन दूसरे राज्यों में या दूसरे रीजन्स में भारत में ये उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि उतनी सपोर्ट एपीएमसी से या एमएसपी से नहीं मिल पाई उस समय। और दूसरा विषय है, ये तो सही है कि किसानों को एमएसपी और एपीएमसी से बहुत लाभ मिला है ताकि वो अपने पॉलिटिकल या सोशल लाइफ को बदल सके। तो एमएसपी की मांग जो है वो सही है। दूसरी बात कही जा रही है कि एमएसपी या एपीएमसीज में जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ हैं, उनमें जो दलाल होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं मंडी में, उनकी रोल के बारे में भी बहुत से डिस्कशन हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा रीजन में ये जो दलाल होते हैं या ब्रोकर्स जो मंडीज में काम करते हैं, वो उनके लाइफलाइन के बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है। और उनकी इन्वॉल्वमेंट या वो सभी दलाल ना कि सिर्फ ब्रोकर्स हैं, वो मनी लेंडर्स भी के लिए भी काम करते हैं, मनी लेंडर्स के जैसे, और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के एजेंट्स भी हैं, और जनरल नॉलेज के संबंधित में किसानों को बहुत ज़्यादा सहायता भी कर रहे हैं। तो उस विषय में देखा जाए तो दलाल सिर्फ पैसा लूटने के लिए ही नहीं है, लेकिन किसानों के लिए भी बहुत ही लाभदायक प्रूव हुए हैं इस रीजन में स्पेशली। और जो भी मंडीज में ट्रांजैक्शन चार्ज या फीस या सेस कलेक्ट किया जाता है, उससे सरकार के पॉकेट या सरकार के रेवेन्यू में जाता है, जिसकी वजह से जो भी रोड या जो भी कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है उन्हें पूरी की जाती है। तो ये दूसरा हो गया कि दलाल के बारे में जो भी प्रोविजंस को नेगेटिव दिखाया जा रहा है वो इतना भी सही नहीं है, क्योंकि किसानों को उससे लाभ ही मिला है एटलीस्ट इन रीजनों में। तीसरी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से पहले तो ये कहा जा रहा है कि छोटे छोटे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन छोटे किसान जब भी बड़े कॉन्ट्रैक्टरों के साथ बातचीत करेगा तो वो डेफिनेटली वीकर पोजीशन में होगा और वो अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाएगा। बहुत से बार बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स या शायद फसल अच्छी नहीं है या कोई फिर सही समय पे रिजेक्ट कर दिया ऑर्डर को, तो तब छोटा किसान कहाँ जाएगा। तो वो एक समस्या बताई जा रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और दूसरी ये कही जा रही है कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप छोटे किसानों से ज़मीन ले रहे हो, लेकिन ऐसे क्या जुरिस्डिक्शनल इश्यूज है या ऐसे कोई प्रोविजंस है जिससे किसान प्रोटेक्टेड है कि अपनी ज़मीन सही समय पे या सही दाम पे बेचने के प्रावधान उसे मिल पाएंगे। तो ये तीसरा विषय है जहाँ पे किसानों ने प्रोटेस्ट या किसानों ने अपनी अपोजिशन सरकार के विरुद्ध दिखाई है इन तीनों विषयों पे। अब देखते हैं सरकार का कहना क्या है। तो सरकार कह रही है एमएसपी पहले से ही, जब देश में फूड स्केर्सिटी थी और ग्रीन रेवोल्यूशन की लाने की व्यवस्था थी, तभी से ही एमएसपी कभी भी लॉ नहीं था। वो सिर्फ पॉलिसी थी ताकि किसानों को कुछ इंसेंटिव मिले कि वो उसमें ज़्यादा अपनी फसल उगाएं।
लेकिन आज देश में फूड सफिशिएंसी है, स्केर्सिटी से हम लोग सफिशिएंसी की तरफ बदल गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो इस समय में उस समय की प्रावधानी नहीं दी जा सकती, तो एमएसपी को बदलना ही होगा। वो सरकार का एक पॉइंट है। दूसरा कहा जा रहा है कि बाकी सभी जो भी कमोडिटीज़ है वो सभी मार्केट डिपेंडेंट होती हैं, तो एग्रीकल्चर की कमोडिटी क्यों नहीं मार्केट फ्लक्चुएशंस पे डिपेंडेंट हो और सरकार उस पर क्यों उतना ध्यान दे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी सरकार ये कह रही है कि छोटे किसान अपनी ज़मीनों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दे सकते हैं, ताकि वो गांव से शहर जाके कोई और मतलब और अच्छी सी एक काम देख ले या कोई और अच्छा सा काम कर ले, ताकि उनके इनकम में और बढ़ोतरी हो। और सरकार का ये भी कहना है कि जो सब्सिडी सरकार अभी भारत में दे रही है वो 2 से 2.5% जीडीपी की इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, जिसका मतलब 45 to 50 बिलियन डॉलर्स भारत आज सब्सिडी दे रहा है टोटली। उस सब्सिडी अगर दूसरे देशों के हिसाब से देखा जाए तो यूएस में सिर्फ 20 बिलियन डॉलर सब्सिडी दी जाती है, यूरोपियन यूनियन में 39 बिलियन सब्सिडी दी जाती है और जापान में 46 बिलियन डॉलर दी जाती है। उस दूसरे जो भी डेवलप्ड कंट्रीज या जो भी फॉरवर्ड कंट्रीज कहे जाते हैं उनके एक कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो भारत बहुत ज़्यादा ही सब्सिडी दे रहा है। तो इन विषयों के बाद ये तो दोनों के सच हो गए, ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, एमएसपी के बारे में, सब्सिडी के बारे में, किसानों को क्या नष्ट होने वाला है, सरकार क्या सोच के काम कर रही है, ये तो सभी ठीक है। लेकिन हाफ ट्रूथ क्या है, मतलब आधा सच क्या है। किसानों ने जो कह रहा है, किसानों की जो मांग है एमएसपी को लॉ बनाया जाए, पहले से ही ये लॉ नहीं थी। ये तो पहले साफ होना चाहिए कि एमएसपी कभी भी लॉ नहीं थी, वो सिर्फ पॉलिसी ही थी। तो उसे फिर से मतलब आगे की बिलों में या आगे के फार्म बिल में उसे लॉ बनाना कितना सही है वो किसानों को सोचने की आवश्यकता है। दूसरा, जो भी आज अगर इंटरनेशनल मार्केट में या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हमारे फसल को ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट छोड़ के आप इंटरनेशनल में भी बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको डोमेस्टिक में ही बेचना होगा, ये प्रावधान भी कहीं नहीं कहा गया है। तो और इसके बारे में भी डिबेट जो भी हो रहा है वो आधा सच है। और सरकार की तरफ से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो कहा जा रहा है कि किसान अपनी छोटे से या 2 एकड़ के कम ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट में दे सके ताकि वो बाहर जाके काम कर सके। लेकिन जब किसान चाहेगा अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए, क्या उसमें प्रावधान बनाए गए हैं कि किसान जब भी चाहे वो वापस ले सकता है? और क्या सेफ्टी प्रोविजंस दिए गए हैं कि किसान अपनी फसल जो है वो सही दाम पर बेच सके? अगर एमएस की जैसे कि एपीएमसी मंडीज़ के बारे में बात किया जा रहा है कि देश में जो भी एपीएमसी मंडीज़ हैं, आज छोटा और मध्यम वर्ग किसान वहां जाकर नहीं बेच रहा है क्योंकि वो अपने जगह से बहुत दूर है। और छोटे और मध्यम वर्ग किसान एपीएमसीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है और सिर्फ उसका लाभ बड़े किसान ही पा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें बदलाव करना है तो किसानों को एक्सेसिबल, किसानों को पास में एपीएमसी मंडीज बनाओ ताकि उससे वो भी लाभ ले सके। हाँ, ये तो सच है, जैसे सरकार कह रही है कि देश में या भारत सब्सिडी के विचार में पूरे देशों से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है सब्सिडीज के लिए, 2 से 2.5% जीडीपी का अमाउंट। लेकिन पर या हर किसान पर फार्मर का रेशियो अगर देखा जाए तो यूएस $7,000 दे रहा है एक किसान को सब्सिडी, भारत $48 दे रहा है। तो इस रेशियो को अगर देखा जाए तो भारत का किसान बहुत ही पीछे है। और यूएस में सोशल सिक्योरिटी जैसे हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, उसमें सोशल सिक्योरिटी कवर ज़्यादा है किसान को, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी प्रोविजन किसान को सही समय पे या सही विषय में नहीं मिल रहा है। तो भारत का किसान बहुत ही डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है, जिसे में सरकार को प्रावधान उसकी बढ़ोतरी के लिए बनाना है, ना कि उसकी पीछे जाने के लिए। और एमएसपी के बारे में जो भी कहा जा रहा है कि वीट और राइस को ही नहीं 22 और क्रॉपों को मिलता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में ही ज़्यादा ये इम्प्लीमेंटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबी है फार्मर्स की और वो ही लाभ ले पा रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि पंजाब हरियाणा रीजन में एमएसपी देने के कारण वीट और पैडी में, और पैडी जो है वो बहुत ही पानी लेने वाला क्रॉप है, उसे पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होने से वहाँ पे सॉइल न्यूट्रिएंट कम हो रहे हैं। हाँ, ये तो सही है कि एमएसपी की वजह से ही वहाँ पे
इस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखने की प्रॉब्लम्स मिल रही है। लेकिन 1986 में ही एक रिपोर्ट जारी की गई थी एसएस जोहाल रिकमेंडेशन की। तो इस एसएस जोहाल रिकमेंडेशन 1986 से ही थी, लेकिन सरकार ने आज तक इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं डिस्कस किया और आज उसे शुरू करने की आवश्यकता क्या है और इतनी जल्दी। ठीक है सर, किसानों को समझाओ, डाइवर्सिफाई करवाओ समय समय से ना, ऐसा नहीं है कि आज ही कर दो तुम लोग। और इस सबसे ज़्यादा ये सोचने की बात है कि सरकार कह रही है कि 2 से 2.5% सब्सिडी किसान को दे रही है, लेकिन अगर सब्सिडी मिल रही है तो उसके वजह से सिर्फ किसान ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी लाभ पा रहे हैं, मिनिस्टर्स भी पा रहे हैं, कॉरपोरेट भी बेनिफिट पा रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस वाले भी जो आर्मी में है उनको कम दाम में रेशन मिल रहा है वो भी लाभ पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले पा रहे हैं, गरीब बच्चे जिन्हें दोपहर का खाना मिल रहा है वो भी पा रहे हैं। तो किसान को देने वाला सब्सिडी ना कि सिर्फ किसान को लाभ दे रहा है, वो देश के सारे दूसरे दूसरे डोमेन्स के लोगों को भी लाभ दे रहा है। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि सब्सिडी किसी और को मिल रही है तो वह गलत है, लेकिन सब्सिडी खुद को मिल रही है तो सबको प्रॉब्लम है। अगर मिनिस्टर्स के बेनिफिट्स में कुछ कमी की जाए तो मिनिस्टर चिल्लाने लगेगा, अगर रिजर्वेशन इन प्रमोशन को बंद की जाए तो वो जिन्हें प्रमोशन मिलने वाली है वो चिल्लाने लगेगा। आज किसान को कुछ सब्सिडी मिल रही है तो वो सही नहीं है, कैसे कहा जा सकता है? तो देश में हो रहे जो भी किसान और सरकार के बीच में क्राइसिस है उन्हें सही मात्रा में समझ लें, और इतने सारे डिफरेंसेस, अगर इतने सच और इतने झूठ और आधे सच और आधे झूठ इतनी सारी डिस्कशंस होंगी तो सारे एक प्लेटफॉर्म में कैसे आ सकेंगे, इस विषय में जानने की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। आज का अगला आर्टिकल है लर्निंग टू लेट गो। जैसे कि हम सबको पता है, कल के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने देखा था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है, उन्होंने क्रेन एनर्जी फर्म के लिए मतलब उनके फेवर में एक आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया है, जिसकी वजह से भारत को $1.4 बिलियन फाइन में देना होगा। ये एक समय, जैसे कि अभी पैंडेमिक समय में भारत की फिस्कल जो कंडीशन है बहुत ही कंट्रास्ट है या बहुत भी प्रेशर में है, तो उस समय में जो टैक्स अथॉरिटीज़ ने 2012 के या 2014 के बाद 22,500 करोड़ का क्लेम किया था और आर्बिट्रेशन चलते समय भी उनके असेट्स फ्रीज किए गए या उनके अकाउंट्स जो है कब्जा किए गए डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इन सारे विषयों पे यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो एक विषय तो यहाँ पे सही है कि भारत को सिर्फ 3 महीनों में 2 बड़े झटके मिले हैं। पहला झटका था वोडाफोन का आर्बिट्रेशन अवार्ड जो सिंगापुर में चल रहा है, और दूसरा था क्रेन एनर्जी। तो ये दोनों ही भारत के आर्थिक व्यवस्था में या दोनों ही भारत के जो भी इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए कर्म किए गए थे उनमें एक बहुत बड़ा शॉक है। तो भारत अभी जो कुछ भी करेगा इन दोनों को एक ही तराजू में देखना ही पड़ेगा, और वोडाफोन को सपोर्ट करके क्रेन को रिजेक्ट करना वो तो प्रावधान नहीं है। तो भारत अभी वोडाफोन के जो भी आर्बिट्रेशन अवार्ड थे उसके विरुद्ध अपनी अपील जारी की है, क्रेन के विरुद्ध भी अपनी अपील डालेगा बहुत ही जल्दी। लेकिन भारत को यहाँ सोचने वाली ये बात है कि अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को और बढ़ोतरी देना है भारत में, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक रोबस्ट रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म को बढ़ोतरी देने की आवश्यकता है, ताकि देश में बिजनेस एनवायरनमेंट को और भी बढ़ाया जाए, ना कि वो विरुद्ध हो भारत के आर्थिक व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए। आज का अगला आर्टिकल है प्रोवोकेशन ट्रैप। इस आर्टिकल को हम लोग यूएस एम्बेसी जो बगदाद में है उसके ऊपर रॉकेट अटैक्स हुए हैं उस विषय में आज के इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि जो बगदाद इराक में यूएस एम्बेसी के ऊपर रॉकेट अटैक हुआ है वो ईरान के सपोर्ट से ही हुआ है। ईरान और यूएस के बीच में तन्हाई 2018 से ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने ईरान पे जो सैंक्शंस लगाए थे उन्हें वापस डाल दिए और जो एग्रीमेंट था उससे यूएस बाहर निकल गया। तो इस वजह से ईरान और यूएस के बीच में तन्हाई बहुत ज़्यादा बनने लगी। तभी जनवरी महीने में ईरान के जो ईरानी जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या की गई। उसके बाद ईरान के एक बड़े न्यूक्लियर फिजिस्ट थे जिनका नाम था फखरीजदे, उनकी हत्या भी इजरायली एजेंटों ने की।
तो इसके विषय में हम लोगों ने कुछ हिंदू आर्टिकल्स में देखा था कि ईरान के सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला तो ईरान के विरुद्ध जो भी यूएस, सऊदी अरेबिया और इजराइल तीनों मिलके ईरान जो अपनी लेगेसी वेस्ट एशिया में बढ़ाना चाहता है उसके विरुद्ध ये षड्यंत्र चल रहा था। आज अगर ईरान, पहले से ही कहा जा रहा था कि अगर ईरान यूएस के विरुद्ध कोई भी कदम लेगा तो यूएस उसे नेशनल सिक्योरिटी रीजंस पे या नेशनल सिक्योरिटी के रीजन के आधार पे ईरान पे अपनी या ईरान पे युद्ध मोड़ लेगा। ईरान से अगर युद्ध मोड़ लेगा तो जो भी चांसेस हैं, जैसे कि अभी ट्रम्प सरकार से जो बिडेन सरकार में बदलाव होने वाला है अगले 1 महीनों में, और जो बिडेन ने प्रॉमिस किया है कि ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिवाइवल करने की डिस्कशंस ज़रूर करेगी। अगर ईरान अभी कुछ भी करेगा तो उसकी वजह से यूएस और ईरान के बीच में जो भी चांसेस है रिवाइवल के वो और दूर हो जाएंगे। तो इस वजह में आज अगर जो भी इराक में प्रो शिया मिलिशिया है ईरान की, वो अगर यूएस एम्बेसी पे रॉकेट्स लॉन्च कर रहा है तो पहले तो डिप्लोमेटिक अटैक करना गलत है। और इस समय अगर ईरान ऐसे कुछ काम करेगा तो जो भी चांसेस है रिवाइवल के वो तेहरान के लिए अच्छे नहीं है। तो आज तेहरान को ये सोचना है कि वेस्ट एशिया या मतलब वाइडर वेस्ट एशिया के हित में अगर सोचे तो अभी कोई ऐसे काम ना करे ताकि यूएस और ईरान के बीच में जो भी रिलेशंस हैं वो और वर्स हो जाए। यूएस ना कि ईरान ना कि यूएस एम्बेसीज पे अटैक कर रहा है, लेकिन कुछ ऑयल टैंकरों पे या फिर कुछ ऑयल फैसिलिटीज़ पे प्रॉक्सी वॉर भी करने के प्रयत्न देखे जा रहे हैं। तो इन सबको रोकना होगा ताकि आगे एक कॉर्डियल रिलेशन बनाने के सिचुएशन बने रहे, ना कि वो खराब हो जाए। तो ये था आज का मेन इम्पॉर्टेंट हिंदू न्यूज़ आर्टिकल्स। फिर मिलेंगे कल सुबह कल के एक हिंदू न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।